हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके सेंट्रल एग्जाम के साथ साथ मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल में बोला गया है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। पहला ऑप्शन में दिया गया है r बराबर 2f, ऑप्शन बी में दिया गया f बराबर r, ऑप्शन सी में दिया गया f बराबर 2/r, ऑप्शन डी में दिया गया है r बराबर f/r। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए हम आप सभी को अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। तो आप सभी प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर में पढ़े होंगे कि इस प्रकार से एक आपतन बिंदु होते हैं। इधर से एक किरण आती है जिसे हम सभी आपतित किरण के नाम से जानते हैं और आपतन बिंदु से टकराकर ये उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। बीच में इस प्रकार से एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। आप सभी को याद रखना है कि अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में दोनों सवाल पूछा गया था कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो एक को कहा जाता है अवतल लेंस तो दूसरा को कहा जाता है उत्तल लेंस। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। आप सभी को मालूम होगा कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या को हम लोग r के द्वारा सूचित करते हैं। तो r का जो मान है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 28 सेमी दिया गया है। हमसे पूछा गया है फोकस दूरी, और फोकस दूरी यानी f का मान पूछा गया है। f बराबर फॉर्मूला आता है r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वहीं पे वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो हमें क्या करना है कि r की जगह पे 28 सेमी है तो 28 सेमी लिख देना है। उसके बाद में बटा 2 है तो बटा 2 कर देंगे। तो ये 14 दूनी 28 होता है, यानी 14 सेमी मल्टीप्लाई कर जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पे फोकस दूरी अर्थात एफ का जो मान है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10 सेमी दिया गया है। हमसे पूछा गया है वक्रता त्रिज्या यानी आर का मान। तो दोस्तों आर बराबर फॉर्मूला आता है 2f, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है। तो हमें क्या करना है, 2 गुने f का मान रख देना है। तो दोस्तों f का मान 10 है तो 10 दूनी कितना होता है, तो 20 होता है, यानी क्वेश्चन का सही जवाब 20 सेमी आने वाला है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 में बोला गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले समझिए कि स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो इस प्रकार से एक प्रिज्म होते हैं जो 5 सतहों से घिरा हुआ होता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म पर पड़ता है तो ये 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश को, ये हमारा श्वेत प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म पर पड़ने के उपरांत 7 रंगों की जो ये पट्टी प्राप्त होती है, इसे ही वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ये प्रिज्म का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है
कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है, तो आप सभी को लिखना होगा कि प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में बोला गया है कि समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दूरी कितनी होती है, यानी मनुष्य का जो आंख है ये समान उसका जो आंख है वो कितने दूरी तक वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। तो कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में अस्पष्ट दूरी पूछा जाता है और स्पष्ट न्यूनतम दूरी पूछा जाता है। यदि आपसे न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब 25 सेमी हो जाएगा और दूरी बोला जाएगा तो क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। दोस्तों याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में बोला गया है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों आमीटर को यानी ए मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 10 क्या कहता है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। आप सभी को मालूम होगा प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो ओम होता है, जिसे ओमेगा के द्वारा सूचित किया जाता है। अब कोई ऐसा बल्ब है जिसमें कितना यहाँ पे वोल्टेज का जो मान दिया गया है वो 220 वोल्ट है और कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो ए का जो मान है वो 2 एम्पियर है। हमसे पूछा गया है प्रतिरोध का मान। तो दोस्तों प्रतिरोध ज्ञात करने का आसान फार्मूला ये होता है वोल्टेज यानी वोल्ट बटा एम्पियर होता है, यानी हमें क्या करना है 220/2 कर देना है। ये कटने के बाद 110 आ जाएगा। हमें प्रतिरोध ज्ञात करना था। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है जिसका सिंबॉलिक चिन्ह ओमेगा होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 110 ओम यानी 110 ओमेगा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, तो उस गतिशील कण को हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए कि ओम के नियम निहित है। आप तमाम छात्र एवं छात्राओं को मालूम होना बेहद जरूरी है कि ओम का नियम क्या होता है। तो दोस्तों ओम के नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक तार से प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर के समानुपाती होता है, जिसे भी समानुपाती आई या भी बटा आई बराबर एक नियतांक होता है। तो ये चीज याद रखना है। तो भी बराबर आई आर या भी बटा आई बराबर एक नियतांक होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 13 में बोला गया है कि विभवांतर का एस आई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए कि ये विभवांतर होता क्या है। तो दोस्तों विभव के अंतर को ही विभवांतर कहा जाता है, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका जो एस आई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापा भी जाता है। तो बोला गया था विभवांतर कैसे मात्रा क्या हो जाएगा, तो वोल्ट हो जाएगा। फिर बोला जाएगा विभव कैसे मात्रा क्या हो जाएगा, तो वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गैल्वेनीकरण। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। तो क्वेश्चन 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र है। ये चारों के चारों ऑप्शन मैट्रिक एग्जाम पेपर के दृष्टिकोण से काफी इंपोर्टेंट है। पहला ऑप्शन में दिया गया है CaO, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है CaOH का ओल्ड वाइस, जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी में दिया गया Ca यानी कैल्शियम। तो हमसे पूछा गया है बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र। दोस्तों याद रखिएगा बुझा हुआ जो चूना होता है जिसे हम लोग CaO कहते हैं, आसान भाषा में कैल्शियम ऑक्साइड भी कहा जाता है और यही काली चूना का अणुसूत्र भी होता है।
उसके बाद में कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछ लिया जाता है कि चूना जल का अणुसूत्र क्या होता है। तो CaOH का जो होल ट्वाइस आप यहाँ पे ऑप्शन बी के माध्यम से देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी में ये चूना जल नहीं बल्कि चूना जल का अणुसूत्र होता है, बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र CaO होता है। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में संगमरमर का अणुसूत्र पूछ लिया जाता है या खड़िया का अणुसूत्र पूछ लिया जाता है। तो जब भी मैट्रिक के एग्जाम पेपर में खड़िया का अणुसूत्र पूछा जाए या संगमरमर का अणुसूत्र पूछा जाए तो वैसे स्थिति में सही जवाब CaCO3 हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ऑप्शन डी में दिया गया Ca जो कैल्शियम होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बुझा हुआ चूना का अणुसूत्र CaO होता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देख लेते हैं कि यदि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना हो जाएगा। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि कोई भी विलयन यदि नीला लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है तो वो क्या होगा, तो अम्लीय होगा। अम्लीय कैसे होगा, तो HP सोरेंस, देखिए याद रखिएगा HP सोरेंस नामक एक वैज्ञानिकों के द्वारा पीएच स्केल का आविष्कार किया गया, जिस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से 14 के बीच में आता है तो वह विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 के बराबर आता है या 7 आता है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। तो यहाँ पे बोला गया नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, तो एक चीज जान जाइए, कोई भी विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कब करता है, जब वो अम्लीय होता है। जब अम्लीय होगा तो उसका विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो 1 से 7 के बीच में होगा। तो 1 से 7 के बीच में ऑप्शन ए में 5 दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 17 कहता है कौन सा धातु कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप सभी को मालूम होगा ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो अपवाद में पाया जाता है और कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। आप सभी को मालूम होगा कि सोने की शुद्धता की जो माप है वो कैरेटोमीटर के माध्यम से की जाती है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण बनाने वाला सोना वहीं पे 22 कैरेट का होता है। तो बोला गया शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है, तो क्वेश्चन का सही जवाब 24 कैरेट में हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 19 मैट्रिक एग्जाम पेपर में बहुत बार देखने को मिला है कि पीतल क्या है। दोस्तों याद रखिएगा पीतल एक मिश्र धातु है, और पीतल कौन कौन ऐसे धातुओं का मिश्र धातु है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका सही जवाब जरूर लिखिएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 तो हम लोग देख ही लिए हैं, अब 20 को देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 20 कहता है कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग है। सबसे पहले जानिए कि ये उत्सर्जन होता क्या है। तो मनुष्य में जितने भी अनावश्यक पदार्थ बन जाते हैं उसे शरीर से बाहर निष्कासन करने की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। मनुष्य में बहुत सारे उत्सर्जी अंग होते हैं, जैसे वृक्क हो गया, इसके माध्यम से मनुष्य में यूरिया, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो ये जो वृक्क है, वृक्काणु जिसे नेफ्रॉन भी कहा जाता है, यही मनुष्य में उत्सर्जी अंग है जिसके माध्यम से यूरिया और यूरिक अम्ल का निर्माण होता है और उत्सर्जन होता है। अगला सवाल इसमें 21 में बोला गया है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो ये काकरोच में पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र, जो कि ऑप्शन सी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद भी बोला गया है कूटपाद किसमें पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्यान्नी में ले जाता है। वहां पे उपस्थित एंजाइम उस भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं और अनपचा भोजन अमीबा के कोशिका के त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण क्रिया संपन्न होती है। तो कूटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में पाया जाता है। ये भी याद रखिएगा अमीबा एक कोशिकीय जीव है। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 23 को देखिए। दोस्तों इसमें 23 कहता है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, यानी क्लोरोफिल जो है इस वर्णक का रंग कैसा होता है। दोस्तों क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। यही कारण है कि तमाम हरे पत्तियां हरा दिखाई देती है क्लोरोफिल के ही कारण। उसके बाद में अगला सवाल 24 कहता है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी ये चारों ऑप्शन में वह कौन ऐसा ऑप्शन है
जो मनुष्य के औरत में नहीं पाए जाते हैं, यानी मानव मादा में नहीं पाए जाते हैं। अंडाशय तो पाए जाते हैं, गर्भाशय पाए जाते हैं, डिम्ब वाहिनी भी पाए जाते हैं, लेकिन शुक्रवाहिका, यहाँ पे शुक्रवाहिका जो ऑप्शन सी में दिया गया है, यह मनुष्य के मादा में नहीं बल्कि नर में पाए जाते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, फूल में नर प्रजनन अंग, वहीं भी मादा प्रजनन अंग, ये दोनों अंग मौजूद होते हैं। तो नर जनन अंग को हम लोग पुमंग या पुंकेसर कहते हैं। मादा जनन अंग को हम लोग स्त्रीकेसर या जयांग कहते हैं। तो खैर यहाँ पे मादा तो पूछा नहीं गया है, हमसे पूछा गया नर जनन अंग, तो क्वेश्चन का सही जवाब पुंकेसर या पुमंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आज की इस वीडियो में जितने भी 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर पाया हूँ, सभी के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपने मैथ इन मैजिक टिप्स ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके मोबाइल ऐप को जरूर इंस्टॉल कीजिए। वहां पे आपको ढेरों सारे क्विज खेलने को मिलेगा। वहां पे आप बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और सभी सेट का स्टडी मटेरियल भी पा सकते हैं। आप questionforexam.com के माध्यम से भी बेहतर से बेहतर तैयारियां कर सकते हैं। तो सभी इंपोर्टेंट जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कीजिए और वहां से आप जाकर स्टडी मटेरियल को पाकर एग्जाम की बेहतर से बेहतर तैयारियां कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा के इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।